ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। विकास की बात है, हर क्षेत्र में विकास हो सकता है। विकास प्राय करके हर क्षेत्र न मान करके अच्छाई की ओर जो जाते हैं उसको ही प्राय करके सज्जन लोग विकास यह संज्ञा दे देती है। शरीर का विकास होना अनिवार्य है, लेकिन चर्बी का इत्यादि का संग्रह शरीर में ज़्यादा होता है तो वह शरीर का विकास नहीं माना जाता, किंतु जीवन विनाश के लिए कारण होता है। हम विकास चाहते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन सर्वप्रथम विपरीत तत्वों का विकास न हो यह सावधानी अनिवार्य होती है। बच्चे छोटे रहते हैं, विकासशीलों में आते हैं, फिर भी उन्हें क्या हानिकारक है और क्या लाभप्रद है इसका बोध नहीं रहता। जिन्हें रहता है उन्हें ये फुर्सत नहीं है कि बच्चों को समझा दें। आप यहाँ पर कुछ समझने के लिए आए हैं, यही है, सही है। समझाने के लिए तो नहीं आए, हाँ? नहीं है, बुरा है क्या समझाना है? हाँ, आपका समझाना तब प्रामाणिक माना जाता है आप पहले समझ करके उसको आत्मसात कर लेते। विकास के और विनाश के इन दोनों बिंदुओं के बारे में हमेशा हमेशा जो सज्जन इसके गुणधर्मों को अनुभव में ला रहे हैं वे अवश्य करुणा करते हैं और क्या, और दूसरे को भी इसको जो नहीं सुनना चाहता उसको भी सुना देते हैं। कैसे सुना देते हैं? ये युक्ति से सुना देते हैं। फिर बाद में वह सुनता सुनता एक बार और सुना दो ऐसा भी कह देता है, क्योंकि उसे यह ज्ञात हो जाता है कि इसमें लाभ है और इसमें हानि है। लाभ हानि के बारे में जब तक दुकानदार जानकारी पूर्ण नहीं लेता वह दिवालिया बनने को है। उसे चाहिए कि जहाँ पर दुकान चलती है जिससे उसको जानकारी प्राप्त करने के लिए अन्यों के पास जाना चाहिए, किंतु आज उससे विपरीत होता जाता। किसके पास, कौन से दुकानदार के पास कौन से जानकार, कौन के जानकार है, यह भी एक बहुत बड़ा विषय रहस्यपूर्ण है। बच्चों, हमने कहा ना उनसे सीख लो। उनसे क्या सीखो ये बताओ ना, वो बता देगा। तो क्या बता देगा? हम चाहेंगे तभी वो बता पाएगा ना। उसी प्रकार हमें आकर के बच्चे पूछते हैं
महाराज हमें इसके बारे में मार्गदर्शन दे दो। आप विद्यालय वगैरह जाते हो? हाँ जाते हैं। तो वो क्या काम करते हैं? वो क्या काम करते हैं बताओ? वो महाराज उनको फुर्सत नहीं रहती। मुझे कहाँ फुर्सत है? हाँ, तात्कालिक समस्या को दूर करने के लिए माता पिता बच्चों को हमारे पास भेज देते। अब हम क्या करें? हमारे पास कुछ नहीं। कैसे नहीं महाराज? सब लोगों को तो आप मार्गदर्शन देते, फिर रविवार के दिन आ जाना, फिर देंगे हम। सबके साथ आपको भी मिल जाएगा और दूसरों को भी मिल जाएगा। ये क्या विकास है मैं बताओ? कई लोगों की धारणा बनी हुई है, दुनिया में अनेक राष्ट्र विकासशील हैं। बहुत अच्छा लगता। भारत को भी उसी के साथ लपेट लेते। भारत भी विकासशील राष्ट्रों में है। हाँ बेटा, पहले की अपेक्षा से तुम्हारा विकास हो रहा, उसको अच्छा लगेगा। वो स्थिति बिल्कुल ठीक भी है, लेकिन भारत को कैसा लग रहा है मुझे बताओ? कई लोग तो कहते हैं भारत विकासशील राष्ट्रों में है। आप बताओ, भारत को विकासशील मानते हो? फिर विनाशशील मानते हो? हाँ, फिर स्थिर मानते हो? कौन से मानते हो बताओ? यह बताना भाई बहुत कठिन है। तो यह कठिन है, यह समझना कठिन है। यह विषय अपने आप में आपको पागल घोषित कर देगा। क्यों आप मान रहे हो अपने आप को, भारत को विकासशील राष्ट्रों में? किस दिशा में आप विकास कर रहे हैं हमें बता दो। सभी लोग अपने आप के राष्ट्र को प्राय करके विकासशील मानते हैं। भारत भी एक बहुत बड़ा राष्ट्र है, वह भी बड़ा विकासशील राष्ट्रों में आ जाता है। मुझे संतोषजनक कोई भी उत्तर देते हुए नहीं नजर आए। अब ये बताओ, विकसित राष्ट्र कौन है? सोच समझ करके बता देना। मैं जिज्ञासा के तौर पर नहीं, आपकी धारणाओं के बारे में यह प्रश्न किया जा रहा है या जिज्ञासा रखी जा रही है। कौन सा राष्ट्र है विकसित है? अब विकसित राष्ट्र कितने हैं? और यदि विकसित है तो समान विकसित है या असमान विकसित है? असमान विकसित है तो वो असमान क्यों रहे? फिर विकासशील के अपेक्षा से असमान विकसितों को कहाँ पर किस दर्जे में रखे जाए? ये छोटा है। छोटा क्यों है? ये थोड़ा ही जानता है और नहीं भी जानता है। तो नहीं जानने का अर्थ क्या होता है? विकासशील में मानेंगे या अध पागल में मानेंगे? हमें विकसित होना है तो कौन से आदर्श हम माने, जिसके आदर्श के आधार पर हम वहाँ तक चले जाए? पहले सर्वप्रथम हमें लिखने के माध्यम से सिखाया जाता था, बढ़ता और स्लेट के माध्यम से।
सर्वप्रथम गुरु जी आ नहीं बोलते, बुंदेलखंड में छोटा आ बड़ा आ ऐसा सुना था, इसलिए हमने बताया। अपने आप में अ छोटा ही रहता है और अपने आप में आ गुरु बड़ा रहता है। यह एक प्रकार से प्लुत में आ जाता है। इसलिए ऐसा भी नहीं बोलना अ को ये क्या हुआ, आधा अ को खा लिया। इसीलिए इसमें विकास नहीं, संधि आदि होने के उपरांत विकास होता। विकसित राष्ट्र कौन, होड़ लगी सब लोग, मुझे विकसित होना, मुझे विकसित होना। लेकिन दुनिया में कोई विकसित हुआ नहीं हुआ तो कैसे कह रहे हैं कि उसको विकसित, और वो कैसे मान रहा अपने आप को मैं विकसित हूँ। और विकासशील जो है, जो विकसित नहीं, उसके पास जाकर के छाती फूलता हुआ कहता है मैं विकसित हूँ। कोरोना आने के उपरांत ये सब खुल गया है भेद, बिना कहे सब लोगों को मालूम पड़ने लगा। मेरी यह दवाई पूर्ण काम कर रही है, ले लो। हमारी भी अधूरी नहीं है, आपसे भी ज़्यादा आगे के काम कर रही है। अब क्या करेंगे? यहाँ पर विकसित और विकासशील और कुछ भी नहीं हुआ, ये सब अपने आप में भेद खुल रहे हैं। अमेरिका कहता हमारा अच्छा है, रूस कहता हमारा अच्छा, चीन कहता हमारा सबसे अच्छा, यूँ सारे कहते जा रहे हैं और एक दूसरे के बहुत अच्छे दवाइयों को खरीद नहीं रहे हैं। इसलिए नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि ये इसके ऊपर विश्वास नहीं है। विश्वास सब जगह काम करता है, जिसके माध्यम से विकास हो सकता है। इन सभी समस्याओं का हल एक बार कलाम साहब ने कहा था। संभव है कि प्रथम भाषण होगा उनका राष्ट्र के लिए। उन्होंने ये कहा था, सर्वप्रथम मैं वह बताना चाहता हूँ, यही बात विकासशील 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 के माध्यम से ये चर्चा जो चलती है, वो कहते हैं मैं इसको नहीं मानता, भारत को विकासशील राष्ट्र नहीं मानना चाहिए। यदि मानते हैं तो कभी भी वह विकसित होगा ही नहीं। क्या इसका कभी आपने अर्थ समझा? जो राष्ट्रपति भी बन गए, आप लोगों ने बना दिया, और वो अच्छे ज्ञाता भी बने हैं, वैज्ञानिक भी बने, फिर उनकी बात मानते क्यों नहीं? ये नहीं मानना ही विकासशील में नहीं आता, विकसित तो हो नहीं सकता। यह एक प्रकार से अर्ध विकसित भी नहीं है, किंतु विनाशशील में आ जाता। वह रास्ता अपनाओ जिसके द्वारा मंजिल तक हम पहुँचे। रास्ता तो अपना लिया, लेकिन हमारे गंतव्य स्थान उससे नहीं मिलता, तो उसको रास्ता नहीं कहा जाता। तो फिर क्या कहे भारत को? विकासशील नहीं है तो उसको यह मानना चाहिए हम विकसित है, विकसित है। क्यों विकसित है? इसलिए विकसित है जो अमेरिका पैदा कर रहा है और बेच रहा है, उसी प्रकार हम भी करें तब हम विकसित हैं? नहीं,
हमारे लिए जो आवश्यक है उसका उत्पादन करें और उसका उपभोग करें, उपयोग करें। और जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है उसके विकास में बारे में, उसकी मात्रा को बढ़ाने के बारे में, उसको या तो बेचने के बारे में आप सोच रहे हो तो आप विकासशील में भी नहीं है और विकसित भी नहीं। सिद्धांत ग्रंथों के वाचन हो रहे, बहुत तरस्पर्शी विषय था। आयानुसारो व्यय, व्ययानुसारो आय। आय के अनुसार ही, उत्पादन के अनुसार ही व्यय करना चाहिए। सुन रहे हो बच्चों? यह विकसित और विकासशील के अंतर्गत आ जाएंगे। जिस नीति के माध्यम से विकास की ओर ले जाना चाह रहे हैं जो नेता लोग या और प्रतिष्ठित व्यक्ति, वो घूम गए हैं। घुमाव वहां पर होता है जहां पर कठिनाई होती। उस समय वेग को कम करना पड़ता है और पूछताछ भी करना पड़ता है। 4-5 मान लो रास्ता फूट रहे हो तो आयानुसारो व्यय, आय के अनुसार ही व्यय करना चाहिए। हमारे हाथ में है, जितना चाहे हम एक दिन में फूंक लो, इसको बोलते हैं। अरे तुम तो अपने घर को फूंक दोगे। घर फूंकने से फूंक जाता है क्या? ऐसे करोगे तो हमारे घर को तुम फूंक दोगे। फूंक दो का अर्थ क्या होता? कोई भी नहीं बता सकेगा। ये पढ़ते पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते सुनते, सोचते सोचते सोचते, दूसरे की बात को भी गौर से सुनते हुए यह मालूम पड़ता है व्यंग का यह विषय है। तुम फूंक दी, अरे बाप ने कमाया, उस लड़के ने, बोलो सर, सब लड़के तो है ही किसके, बोलो, फूंक दिया तो दीपक बुझेगा, फूंकोगे तो दीपक बुझेगा। जब बुझाना होता है वो दीपक को फूंकते हैं, है ना? हाँ। और जब सुलगाना होता है उस समय में भी बोला फूंकते हैं। ऐसे करेंगे तो वह भी बुझ जाएगा, सुलगेगा नहीं, विकास नहीं कर पाएगा, उसके द्वारा आपका व्यंजन नहीं बन पाएगा। आप वहीं पर बैठे रहिए, उतने हैं अनुपात दीजिए। सुनार नली फूंक तो हिकुड़न तिकुड़न गेले वारा, ऐसा कुछ सुना था हमने, तो भूल सा गया। तो सुनार जो है हमेशा हमेशा एक नली को हाथ में ले करके जब वो काम किया जाता उस समय फूंकता रहता है। लेकिन फूंकने की उनकी गति और उस नली को वह बार बार इधर उधर करता हुआ रहता है। आपको तो आभरण की ओर दृष्टि है, लेकिन आभरण बनाने की ओर दृष्टि उनकी है। आभरण यदि बन रहा है उस समय आप इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं और पूछताछ कर सकते हैं। वह नली में से आग आती रहती है और वह नली उसके पास सामने जो ऊटी है उसमें उसको रखी रहती है, चुबाई रखी रहती है। उसके माध्यम से उस आग को इस ओर मुख की ओर नहीं आता, नली के एक ध्रुव की ओर, और उसके अग्रभाग पर फूंकता रहता, बहुत धीरे से फूंकता रहता है और वह आग जा कर के आभरण में, जो कि एक रत्न का नग है और एक
मुद्रा आदि कोई भी हार हो गई तो उसको लगने से उस हार के साथ जड़ जाता है, और जिसको जल इसमें यह नग जड़ा हुआ है, फिर वो गिरेगा नहीं। बहुत अच्छे ढंग से करता है तब तो उसमें से जो पहलू हैं वह विकास को प्राप्त होते रहते हैं। आप एकदम फूंकोगे आपको वह बनेगा नहीं आभरण। तो आज इतिहास को, संस्कृति को, भारतीय शिक्षा नीति को फूंकी जा रही है, समाप्त की जा रही है, और उधर से वह बाढ़ लाई जा रही है, और इसी में आप विकसित मान करके अपने आप को चल रहे हो। किसी भी प्रकार से भारत विकसित नहीं हो सकेगा। आयानुसारों में कितने भी करो, आप आय करना चाहते हैं लेकिन व्यय के अनुसार ही आय करो और आय के अनुसार ही व्यय करो, नहीं तो फालतू अपव्यय में आ जाएगा। आप बच्चों को आप अपव्यय क्या होता है, व्यय क्या होता है, इस नीति को नहीं समझा पा रहे, नहीं आप समझ रहे। उतने ही पैर फैलाओ, जितनी चादर हो। चादर भी कह सकते, चादर भी कह सकते। अब इतने ही क्यों कहा हो उन्होंने? क्योंकि ज़्यादा अपने पैर फैलाएंगे तो सर्दी लग जाएगी, फिर नींद उड़ जाएगी, फिर सुबह तक जुकाम हो जाएगी, फिर भोजन कम हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। जो हमने बताया था व्यंजन, वो व्यंजन अब हमारे लिए अच्छा नहीं लगेगा। लगभग यही भारत की नीति हो रही है। वह अच्छा नहीं लग रहा, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। देखो, बड़े आते हैं, छोटे आते हैं, दूर से ही आना जाना बनाए रखना चाहिए। अभी आप लोगों के लिए क्या सिखाया जा रहा है? दूर रहो, दूर रहो। और हाँ, बोलते समय, त्यागते समय अपनी मर्यादा छूट न जाए, ये सिखाए जाते थे। लेकिन आज ये बीमारी के कारण सिखाया जा रहा, और बार बार वह कोरोना आपको नचा रहा। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। न विद्यालय खुल पा रहे और न ही छात्र छात्राएं आ पा रहे। महाराज, छात्रा वगैरह जाना तो चाहते हैं, लेकिन अभिभावक कहते हैं बेटा अभी नहीं। कब? जब कोरोना, तब तक दूसरा और कोरोना आएगा, फिर ये दूसरा और कोरोना आएगा, तीसरी खेप में और आने वाला, ऐसा पब्लिसिटी है। और तीसरा उसका स्वरूप क्या है क्या पता? विकसित राष्ट्र जानते हैं महाराज। ये अच्छा हो गया कि विकसित भारत नहीं हुआ, इसलिए इसकी दवाई कभी भी बदनाम नहीं होगी, और इसका काढ़ा हमेशा हमेशा जीवित रहेगा। दो 200 वर्ष का विकास विकसित कह रहे हैं, 2000-3000 वर्ष पूर्ण ये अपड़ है, ये कह रहे हैं। आपके कहने से भारत अपड़ नहीं होता, आपके कहने से आयुर्वेद कोई पेटेंट नहीं, ऐसा नहीं कहा जाता। उसका सैंपल के लिए
आप काढ़े को एक बार पी करके देख लो, शाम को पी लो और सुबह जुकाम से दूर हो जाएगा, खिल करके खुल करके भूख लगेगी, भोजन करो, अपने काम करो। लेकिन काम अपना करना, कई व्यक्तियों ने इसको आजमाया, इसको विकसित करते हैं। भारतीय संस्कृति में जो विकास हो चुका है, अब उसके आगे कोई विकास नहीं होगा, तो उसमें अनुसंधान हो सकता है। लेकिन अंधाधुंध अनुसंधान हो रहे हैं तो उसके ऊपर लिखना पड़ रहा है, काढ़े के ऊपर और उसके फांकी के ऊपर, किसी भी पर्याय के ऊपर उस दवाई के ये नहीं लिखा गया है, ये नहीं लिखाया जाता है, लिख ही नहीं सकते हम एक्सपायर डेट। इसकी मृत्यु घोषित होगी, पहले से वह तिथि मिथि के अनुसार आयुर्वेद के ऊपर नहीं लिखा जाता, बल्कि वह एक प्रकार से रसायन है मृत्युंजयी। वह दवाई ऐसी है कि वह रोग को लेकर के ही अपना पाचन बढ़ा देती या समाप्त कर देती। उसका अस्तित्व तब तक है जब तक वह रोग मूल से नई जड़ से नहीं निकलता है। किंतु भारत को छोड़ करके अन्य जितने भी राष्ट्र हैं उन सब दवाइयों के ऊपर पहले से लिखा जाता, मतलब दवाई पहले मरती है, फिर बाद में आपका मरण आ जाता है। आए यह नियम नहीं। इसलिए आचार्यों ने कहा हमारे यहाँ, यह समझ जाता तो नहीं बोला, रविवार के हिसाब से बोल रहा हूँ, रविवार है आज, कैसे रविवार है? ज़्यादा भीड़ आते तो रविवार है। तो उसमें ये लिखा हुआ रहता है मृत्यु का, यहाँ अब इसके बाद दवाई नहीं रहेगी। फिर भी बाहर जो बनी हुई दवाइयाँ, उनकी मृत्यु घोषित होने के उपरांत भी भारत में वो बिकता रहता है। मालूम करने के उपरांत भी वह बेचते रहते हैं और आप लेते रहे मेड इन इंडिया, मेड इन अमेरिका, मेड इन, ये तो पूछने की बात ही नहीं, मृत्यु निश्चित है। क्या करोगे? जीवन पर्यंत जो व्यक्ति दवाई खाने के लिए कहता है वह दवाई नहीं है, यह विकसित राष्ट्र नहीं माना जाता। लेकिन सारे के सारे राष्ट्र कहते, आयुर्वेद कभी भी नहीं कहता कि जीवन पर्यंत दवाई लो। भोजन जीवन पर्यंत ले सकते हो, किंतु दवाई नहीं, उसको बदल दो। वो नहीं बदलता है तो वैद्य को बदल दो, लेकिन उसको नहीं लेना, क्योंकि जिसके द्वारा गुण नहीं हो रहा, हाँ अपनी क्षमता के अनुसार होता है। इसलिए यहाँ पहले से कह रखा है कि यहाँ पर जीवन जीने के लिए क्षमता है तो उतना ही औषध आदि आदि करना चाहिए। यहाँ तक अन्यत्र कहा गया है कि भोजन को ही औषध बनाओ। जिससे रोग होता है उसको त्याग, यदनिष्टम तदुर्तयेत, जो अनिष्टकारी है उसका व्रत मैंने उसका त्याग कर देना चाहिए। वहां पर खाए, तुम कुछ भी खा लो, कुछ भी खा लो, कितनी भी खा लो, खाते रहो तो ठीक होता रहेगा। ऊपर से एक गोली, नीचे से एक ग्रास, खाते रहो, जाते रहो, ऐसा कहा जाता है। आयुर्वेद कहता है नहीं, एकासन कर लो, नीरस कर लो, वनस्पति मत लो, आज रविवार है रस्सी कर लो, नहीं है तो उपवास कर लो अष्टमी के दिन। अष्टमी की अष्टमी भी हो गया और उपवास में धर्म भी हो गया। उपवास करने से अपने आप ही
विकृति के ऊपर प्रभाव पड़ जाता। यह औषध नहीं, किंतु यह भोजन करने की पद्धति है। और क्या बताएं हम, इसलिए बताना चाहता हूँ, आप लोगों को अन्यथा लगे या ना लगे, लेकिन विकसित है इसलिए आपको कहना चाहता हूँ। मधुमेह, जिसको शुगर की बीमारी आप बोलते हैं, उसके ऊपर कोई भी प्रयोग है ही नहीं। सांत्वना देने के लिए आपको कहा जाता है ये खा लीजिए, ये खा लीजिए, ये खा लीजिए। लेकिन एक ध्यान रखना, आप कम से कम 1 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा खाते जाओ, बकरी की भांति। ये आहार शास्त्र का विपरीत है। आयुर्वेद कहता है कि नहीं, इतनी ही बार इसको लेना है और इतना ही लेना है, क्योंकि यदि आप उपवास करते हैं तो इसको लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। शुगर को यदि मिटाना चाहते हो तो पहले से कहा हुआ, आप भोजन बार बार न करिए, किंतु नियंत्रण से आप करिए। यदि उपवास करते हैं तो कोई बाधा नहीं। आज विज्ञान ने भी इस बात को स्वीकार की। जापान ने एक लेख भेजा था, उसके अनुसार मैं कह रहा हूँ। उसमें उन्होंने कहा कि उपवास करने से बल्कि शुगर के ऊपर ब्रेक लग जाएगी। इसी प्रकार अन्य और भी रोग हैं, तो रोग हमेशा हमेशा भोजन के कारण और पुष्ट और पनपते चले जाते हैं। तो आज जिसको बाद में थोड़ी शुगर हो गई मान लो, तो वह व्रत, हम व्रत नहीं ले सकते। क्यों नहीं? डॉक्टरों ने कहा उपवास करेंगे तो शुगर बढ़ेगी। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं, विकसित अब कौन से देश है और विकासशील कौन है, आपको बताना पड़ेगा। अब धीरे धीरे वो लोग भी स्वीकार करने लगे, हाँ उपवास करने से भयंकर से भयंकर रोग भी नियंत्रण में आ सकते। नियंत्रण में लाने का लिए आप कम से कम ये विधि अपना सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण सुनने को उपलब्ध हो रहे हैं। इसलिए आपको विकसित होना है तो एक प्रकार से मान लेना कि इतना पर्याप्त है हमारे पास, इतनी चद्दर है और इतने हैं हमारे पास जगह है और अच्छे ढंग से हम इसमें निर्वाह कर सकते हैं और नींद भी लग सकती है। और ज़्यादा पैर फैलाओगे तो यही दशा होगी। आप फैलाने से पूर्व में उस चद्दर को उसी नाप से मोड़ माड़ करके ओढ़ो ताकि नींद लग जाए। नींद का मतलब एक उपयोगी आवश्यक तत्व है। इसीलिए आप विदेशी शिक्षा नीति के माध्यम से और विदेशी चिकित्सा के माध्यम से भारत में कोई भी शिक्षा की उन्नति और चिकित्सा की उन्नति आप कर नहीं सकेंगे। इसलिए हजारों वर्ष पूर्व में जो लिखे हुए हैं उनको आप अप्रामाणिक घोषित नहीं कर सकते, क्योंकि आपने इस युग में कोई भी दिखा ही नहीं। और लिख भी दे तो उसकी मृत्यु पहले से घोषित है। लिख भी दे विशेष रूप से जो हानिकारक है उसको लाभप्रद, जो लाभप्रद है उनको हानिकारक घोषित किया जा रहा है। इसलिए यह उसी देश के लिए हो सकते हैं दवाई, किंतु यहाँ पर वह दवाई के काम में नहीं आ सकता। और आज भी
विश्वास के साथ जो वेद लोग काम कर रहे हैं उनको सरकार ने प्रमाण पत्र भी दिया है और आप इस ढंग से कर सकते हैं। लेकिन जानकारी के बिना करना ठीक नहीं, और अधूरी जानकारी यदि है वो और ठीक नहीं, हानिकारक है, क्योंकि नीम हकीम हो। बस ये हमने भी सुनी थी, लेकिन अधूरा ही पर्याप्त है, आगे की कड़ी आपको ज्ञात है। इसलिए पढ़ो, प्रामाणिक पढ़ो, पूरा पढ़ो, फिर अनुभव लो, फिर इसके उपरांत उसका प्रयोग करो। अहिंसा परमो